तो सामाजिक समूह जो है समाज के संबंधित समूह की चर्चा करता है। इसमें दो शब्द हैं, सामाजिक और समूह। सामाजिक से पहले ही मैंने कहा कि सामाजिक यानी जहां सामाजिक संबंधों की बात होती है, जहां पे सामाजिक रिश्तों की बात होती है, जहां सामाजिक क्रियाओं की बात होती है, ये सामाजिक है। और समूह से तात्पर्य है कम से कम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति जो है उनका सम्मिलन होना, उनका मिलना, उनका एक साथ रहना। तो सामाजिक समूह अर्थात एक ऐसा समूह जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं और वो जब अपनी समान किसी उद्देश्य को लेके, अपने किसी समान उद्देश्य को लेके, जिसमें सभी व्यक्तियों का एक समान उद्देश्य होता है, आपस में मिलते जुलते हैं, एकत्र होते हैं, उसको कहा जाता है सामाजिक समूह। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से इसको परिभाषित करा गया है, जो उसमें कहा गया जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान उद्देश्य के लिए एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करते हैं। जैसे आपका और मेरा ये जो टीचमेंट समूह है, मेरा उद्देश्य है आपको समाजशास्त्र के बारे में जानकारी देना, आपका उद्देश्य है समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो देखिए हम लोग 8 लोगों का ये समूह बनाया, 8 छात्र और एक मैं शिक्षक, 9 लोगों का ये जो समूह अभी और बच्चे जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे तो ये टीचमेंट समूह बना। ये एक ऐप है टीचमेंट, जिसको मैंने लॉन्च किया है मैं, और आप उसके द्वारा जुड़े हुए हैं। आपकी समाजशास्त्र की कक्षाओं पे इस पे चर्चा हो रही, समाजशास्त्र विषय पे। तो ये टीचमेंट एक समूह है, क्योंकि हमारा आपका दोनों का उद्देश्य एक है, समाजशास्त्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना। समाजशास्त्र विषय क्या है, समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र की अवधारणाएं क्या है, वो समझना। तो ये सामान्य उद्देश्य है। इससे देखिए हमारे आपके बीच में जो संबंध अध्ययन अध्यापन के बने, इससे हम दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। आप भी मुझे प्रभावित कर रहे हैं और मैं भी आपको प्रभावित कर रहा हूँ। तो ऐसे संग्रह जो हुआ है, ये जो एक ग्रुप बना है, ये जो है टीचिंग ग्रुप है, ये कहलाता है सामाजिक समूह। एक समाजशास्त्री हुए हैं आगबन और नेमकाफ। ये कहते हैं जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं, तो हम कह सकते हैं उन्होंने समूह का निर्माण कर लिया। जो आगबन और निगमाम की परिभाषा है उसका अर्थ है जब दो या दो से, जैसे अभी हम लोग 9 लोग हैं, 8 विद्यार्थी और एक शिक्षक, तो देखिए एक दूसरे पे कहीं ना कहीं हम प्रभाव डाल रहे हैं। आप मुझ पे प्रभाव डाल रहे हैं, मुझको मालूम है 9 बजे आप लोग आ जाते हैं, इसलिए ठीक 9 बजे मैं अपने सारे काम छोड़कर आपके साथ जुड़ जाता हूँ। आप लोग मुझको प्रभावित कर रहे हैं, मैं आपको प्रभावित। जैसे जैसे हमारे आपके प्रभाव बढ़ते जाएंगे, हमारे संबंध और स्ट्रांग होते जाएंगे, संबंध हमारे और प्रगाढ़ होते जाएंगे। तो आगमन नेमकाफ का कहना है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे को प्रभावित करते हुए कुछ संबंध बनाते हैं, वो सामाजिक समूह कहलाता है। मैकाइवर ने इसकी परिभाषा देते हुए कहा कि मैकाइवर कहते हैं, समाजशास्त्री मैकाइवर, समूह से हमारा आशय, समूह से हमारा तात्पर्य मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से, मनुष्य के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो सामाजिक संबंधों के द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब देखिए मैकाइवर ने बहुत क्लियर परिभाषा दी। वो कहता है समूह से तात्पर्य मनुष्यों के ऐसे संग्रह, जैसे हम आप लोग का 9 लोगों का संग्रह है, जो सामाजिक संबंधों के द्वारा, हमारे आपके बीच में सामाजिक संबंध कैसे, पढ़ने पढ़ाने के अध्ययन अध्यापन के संबंध है, अध्ययन अध्यापन के संबंधों के आधार पे हम और आप लोग जुड़े। अगर मेरे और आपके बीच में अध्ययन अध्यापन के संबंध नहीं होते तो आप मुझसे नहीं जुड़ते। कॉलेज में और भी टीचर्स हैं जो जिस विषय का शिक्षक है उस विषय के विद्यार्थी उसके साथ जुड़े हुए हैं, उनके संबंध बने हुए हैं। तो ये मैकाइवर की परिभाषा है। अब सामाजिक समूह की प्रकृति क्या होगी, नेचर क्या होगा, इसकी विशेषताएं क्या होगी, इसको कुछ विशेषताओं को हम जानने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सामाजिक समूह को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। सामाजिक समूह की जो विशेषताएं या प्रकृति बताई है, इसकी पहला है समान हित, जनरल इंटरेस्ट। समान, किसी भी समूह में जब अपन देखते हैं, समूह के जितने भी सदस्य होते हैं सबके एक समान हित होते हैं। यहाँ समान हित होने से समूह में स्थायित्व बढ़ता है, समूह स्ट्रांग होता है, समूह की कंसिस्टेंसी बढ़ती है। अगर हमारे हित अलग अलग हो, जैसे अभी हम 9 लोगों का समूह है, सारे 9 लोगों का समूह का हित है समाजशास्त्र को समझना, समाजशास्त्र को जानना। अब देखिए समाजशास्त्र को जानने, समाजशास्त्र को समझने के लिए हमारे आपके, तो हम लोग अपने हिसाब से अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो हमारा
समूह स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन अगर हम 9 लोगों में, मेरा हित समाजशास्त्र हो, आपका हित पॉलिटिकल साइंस हो, कि हमको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना, किसी दूसरे छात्र का हित हो कि नहीं हमको तो आईपीएल की जानकारी चाहिए, किसी तीसरे का हो गई कल इंग्लैंड कैसे हारा भारत से, ये अलग अलग हित होंगे तो ना तो मैं आपको क्रिकेट के बारे में बता पाऊंगा, ना आप समाजशास्त्र के बारे में समझ पाएंगे, ना ही हम एक दूसरे के हित को सेटिस्फाई कर पाएंगे। अलग अलग हित होने से आपने देखा होगा बाजार में जनरली एक प्रकार का सामान एक ही दुकान में मिलता है। दवाई की दुकान में सिर्फ दवाई मिलेगी, वहां आपको कपड़े नहीं मिलते। अगर दवाई के दुकानदार कपड़े भी रखने लगे, किराना का सामान भी रखने लगे, तो वो अपने ग्राहक को सेटिस्फाई ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जगह छोटी है, इतना जगह, कपड़े के लिए भी जगह चाहिए, कपड़े की भी वैरायटी चाहिए, दवाइयों की वैरायटी चाहिए, हर प्रकार की बीमारी की दवाई रखना पड़ेगी, फिर किराना का सामान सब, तो वो कैसे करेगा। मतलब जनरल हित जो है, दुकानदार आपके ग्राहक के साथ अपने सामान हितों का संवर्धन नहीं कर सकता, उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए समूह जो बनता है वो समान हितों के लिए बनता है, सबके समान हित होते हैं। दूसरी चीज, सदस्यों में पारस्परिक जागरूकता। हम देखते हैं समूह जो है समूह में प्रत्येक सदस्य अन्य सदस्यों को अपने समूह के प्रति जागरूक रखता है। जैसे टीचमेंट ऐप है, ये जो टीचमेंट का जो समाजशास्त्र का समूह है, हम एक दूसरे को जागरूक, आप लोगों ने देखे पहले एक छात्र जुड़ा, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अब निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मेरे पास रोज रिक्वेस्ट एक न एक की आती जा रही है। आप लोग बता रहे हैं छात्रों को, जैसे मैंने असाइनमेंट डाले, आप लोगों ने पूछना शुरू करा असाइनमेंट कैसे करना है क्या, मैंने कहा आप उसमें मोबाइल में उसके उत्तर लिख के डाल दीजिए, मेरे को मिल जाएंगे, मैं उसको चेक कर लूंगा। अब ये असाइनमेंट आप कर रहे हैं, आपने अपने साथियों से बात की होगी, अब साथी भी जोड़ेंगे, हम कैसे जोड़ेंगे, तो उनके फोन आते हैं, जैसे ही उनका फोन आता है मैं इसमें उनको जोड़ कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। तो ये देखिए एक दूसरे के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस कहलाती है। समूह के सदस्यों में आपस में जागरूकता होती है, पारस्परिक जागरूकता, म्यूचुअल इंटरेस्ट के कारण, म्यूचुअल अवेयरनेस के कारण समूह के सभी सदस्य आपस में सतर्क रहते हैं और अपने समूह को मजबूत करते हैं। तीसरी विशेषता है समूह की मनुष्यों का संग्रह। सामाजिक समूह की वास्तव में ये सबसे बेहतरीन विशेषता है, सबसे खास विशेषता है कि इसमें मनुष्यों का संग्रह होना आवश्यक है। मनुष्यों का संग्रह नहीं होगा तो कभी भी समूह नहीं बनेगा। भाई हम सब मनुष्य है ना, हम आपके आपस में समूह बना है, क्यों? क्योंकि हम मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, तो हम लोगों का एक समूह बना है। हम पशुओं के साथ समूह नहीं बना सकते, पशुओं के समूह बनाना हो तो वो दूसरा समूह बनेगा। अध्ययन अध्यापन का समूह सिर्फ विद्यार्थियों के साथ ही बनता है और शिक्षक के साथ में। तो मनुष्यों का समूह है और इसके निर्माण में कम से कम 2 लोग होना आवश्यक। 2 से कम होंगे, एक अकेला व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं करता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जुड़ते हैं तब समूह बनते हैं। एक और विशेषता है इसकी सामाजिक संबंधों की उपस्थिति। जब हम समूह की बात करते हैं तो सामाजिक समूह की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता सामाजिक संबंधों की उपस्थिति होना है। मनुष्यों के संग्रह मात्र से समूह नहीं बन जाता। आप लोगों ने 10 आदमियों को इकट्ठा कर लिया, 10 लोग इकट्ठे हुए, तो उससे थोड़ी हो जाएगा कि वो समूह बन जाएगा। वो तभी बनेगा समूह जब उन 10 व्यक्तियों के बीच में कोई ना कोई सोशल रिलेशनशिप हो। अगर उनके बीच में सामाजिक संबंध होंगे, सोशल रिलेशनशिप होगी, तो समूह बनेगा। जैसे हमारे आपके बीच में अध्ययन अध्यापन की बात होती है, अध्ययन अध्यापन की चर्चा के कारण हमारे संबंध, सामाजिक संबंध बने हुए। अगर हम अध्ययन अध्यापन की हमारी आवश्यकता ना होती, हमारी नीड नहीं होती पढ़ने पढ़ाने की, तो हमारे सामाजिक संबंध नहीं बनते। और जब हमारे सामाजिक संबंध नहीं बनते तो वो समूह नहीं बन पाता। आपने देखा होगा ट्रेन में सफर करते हैं, ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को समूह के रूप में लिया जाता है, लेकिन उसको सामाजिक समूह नहीं कहते। क्यों? तो ट्रेन में जो यात्रा करने वाले आते हैं, जैसे आप यहां से जा रहे हैं दिल्ली, आपके डिब्बे में आपके आगे पीछे सब लोग बैठे हैं, तो थोड़ी बहुत बातचीत होती है सामान्य तौर से। भाई आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं तो ग्वालियर जा रहा हूँ। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं झांसी जा रहा हूँ। मैं सागर जा रहा हूँ। मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ। ये थोड़ी बहुत बात होती है। आप क्या करते हैं? अगले ने बताया कि मेरी दुकान है, अगले ने बताया कि मैं
प्रोफेसर हूँ, किसी ने कहा कि मैं एमपीवी में काम करता हूँ, ऐसे अलग अलग प्रकार थोड़ी बहुत बात होती है। फिर आप देखिए जैसे ही सागर स्टेशन आता है, सागर में उतरने वाला व्यक्ति उतर जाता है, वो किसी से कोई बातचीत नहीं करता, अपना सामान लेता उतर जाता है। उसके बाद झांसी वाला झांसी में उतर जाता है, ग्वालियर वाला ग्वालियर में, आगरा वाला आगरा में, और आखिरी में दिल्ली में जब लोग बचते हैं, वो दिल्ली में जब उतरते हैं तो बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बातचीत के वो अपने अपना सामान उठाते हैं और चले जाते हैं। ये सामाजिक समूह नहीं है। तो इसमें एक और चीज आपने देखा होगा, रेल में यात्रा करने वालों के बीच में बीच बीच में जब वो कुछ भोजन करते हैं, हम अपने घर से लाए हुआ टिफिन खोलते हैं, हम खाना खाते हैं, सामान भाई आप खाएंगे क्या, तो अगला आदमी भी जानता है कि इसने औपचारिकता के लिए पूछा, तो बोल देता नहीं नहीं आप खाइए। ट्रेन में जो स्टेशन में चाय वगैरह बिकती है, हम चाय लेते हैं, अपने साथी जो साथ में बैठा है उसके लिए नहीं देते। अब घर में आप देखिए, घर में जो घर के समूह के सदस्य हैं, घर में अगर कोई एक व्यक्ति बीमार होता है तो नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति अपने कार्यस्थल पे उसके प्रति चिंतित रहता है कि पता नहीं उसकी तबीयत ठीक हुई कि नहीं हुई, बिगड़ गई कि और बिगड़ी। घर में जब माता जी खाना लाती हैं तो सबसे पूछती हैं, और भाई बहन सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। घर में कोई भी चीज आएगी तो आपस में शेयरिंग की जाती है, सब लोग मिलजुल के खाते हैं। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के वो समूह है, लेकिन सामाजिक समूह नहीं है, इसलिए आपको मैंने बताया कि वो किसी प्रकार की चिंता नहीं करते एक दूसरे की। तो सामाजिक समूह में सामाजिक संबंध होना आवश्यक है। अगर संबंध नहीं होंगे तो वो सामाजिक समूह नहीं कहलाएगा, मात्र एक समूह कहलाएगा। एक और विशेषता है सदस्यों का पारस्परिक आदान प्रदान। सामाजिक समूह के अंतर्गत व्यक्तियों के आपस में आदान प्रदान होता है। एक समूह के सदस्य के विचार दूसरे तक जाते हैं, दूसरे के तीसरे, तीसरे के आपस में वो विचारों को आपस में शेयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। प्रत्येक समूह जो है सामाजिक समूह, उसके आदर्श नियम होते हैं। हर समूह के अपने आदर्श नियम है, कुछ अपने नियम निर्धारित करता है और वो बता देता है सभी सदस्यों को आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा। जैसे हमारा ये समूह है टीचमेंट समूह। टीचमेंट समूह में मैंने समाजशास्त्र बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को ही रखा है। हाँ, सेकेंड ईयर का बनाऊंगा तो उसमें सेकेंड ईयर के विद्यार्थी रखूंगा, थर्ड ईयर का बनाऊंगा थर्ड ईयर के रखूंगा। तो हमारा नियम है इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के, और वो भी जो समाजशास्त्र विषय जिन्होंने लिया है उन विद्यार्थियों को ही मैं इसमें शामिल करूंगा, इसमें रखूंगा। तो देखिए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी इसमें जुड़ गए। दूसरी चीज, इसका एक आदर्श नियम है। एक नियम, समाजशास्त्र के विद्यार्थी होंगे फर्स्ट ईयर के। दूसरा, टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा, सवेरे 9 बजे से 9:40 तक हम इसकी क्लास लेते हैं, तो 9 से 9:40 की क्लास रहेगी। हाँ, अगर इसमें बदलाव भी कर सकते हैं हम नियम में, हम ये कर सकते हैं 9 बजे की जगह कभी 11 बजे करते हैं, 12 बजे करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमारी 9 बजे क्लास चल रही तो हम 9 बजे करते हैं, 9 से 9:40 के बीच में होती है। इसमें फर्स्ट ईयर के प्रश्न ही रहेंगे, फर्स्ट ईयर से संबंधित समाजशास्त्र के विषय पूछे जाए। अगर बच्चे इसमें कुछ और पूछते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लिटरेचर, तो मुझे कहना पड़ेगा आप संबंधित शिक्षक से अपना एक नया ग्रुप बनाइए। तो इसमें एक नियम है, समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। सामाजिक समूह कोई जरूर कंपलसरी नहीं है कि आप, जैसे हमारी क्लास में बीए फर्स्ट ईयर में समाजशास्त्र में 75 बच्चे हैं, लेकिन इसमें टीचमेंट ग्रुप में 8 लोग ही जुड़े हैं। धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं, पर हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। जो स्वेच्छा से चाहे वो इस ग्रुप का सदस्य बन सकता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक है, परमानेंट नहीं है। आपको आपकी प्रवृत्ति होगी, आपका स्वभाव होगा कि आप इसमें जुड़े। अगर यहाँ पे कोई हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। ये पढ़ने पढ़ाने अध्ययन अध्यापन का ग्रुप है, आपकी एक्स्ट्रा क्लास के रूप में हो रहा है। कॉलेज में उतना समय नहीं है, कॉलेज में उतना टाइम नहीं मिल पाता, बच्चे नहीं आ पाते। कोविड-19 के चक्कर में कॉलेजों की स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे भी हम रोज देख रहे हैं संक्रमित हो रहे हैं। मैं भी अभी संक्रमित हो गया था, तो मैं भी कॉलेज नहीं जा रहा हूं। तो ऐसे में हम ऑनलाइन क्लासेस में विषय को पढ़ सकते हैं, विषय को समझ सकते हैं, बिना आपसी संपर्क के, आभासी संपर्क से वर्चुअल मोड में हम एक दूसरे के साथ अध्ययन अध्यापन कर सकते हैं। तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। फिर एक और विशेषता है समान दृष्टिकोण। सामाजिक समूह के अधिक सिद्धांत, इसके जो जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्य सामान्यतः एक से दृष्टिकोण, एक से एटीट्यूड वाले होते हैं। जैसे आप लोग फर्स्ट ईयर के जितने भी हैं,
सबका एक सा एटीट्यूड है, एक सा है कि हमको सर की क्लास अटेंड करना है, सर से हमको समाजशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करना है, जिससे परीक्षा में हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। हम इसमें अलग अलग विषय वालों को अगर रख लें, जैसे यहाँ सभी सदस्य हमारे समाजशास्त्र के, अगर हम इसमें हिस्ट्री वालों को भी रख लें, ज्योग्राफी को भी रख लें, तो हिस्ट्री भी नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ना ज्योग्राफी पढ़ा पाऊंगा, ना समाजशास्त्र। एक समान दृष्टिकोण के कारण हमारे आपके बीच में एक सा एटीट्यूड होता है। आपका भी एटीट्यूड है समाजशास्त्र को जानना, मेरा भी एटीट्यूड है आपको समाजशास्त्र के बारे में जानकारी देना। तो समान दृष्टिकोणों के कारण हम लोग आपस में जुड़ जाते हैं और हम समूह का निर्माण कर लेते हैं। ये टीचमेंट समूह बना। सामाजिक जीवन में इसका महत्व क्या है? चार्ल्स फूले नाम के एक समाजशास्त्री, उनका कहना है कि समाजशास्त्र में जब तक हम 1904 से सामाजिक समूह के अध्ययन की बात हुई है, उसके पहले तक सामाजिक समूह की चर्चा नहीं होती थी, सामाजिक समूह की बात नहीं होती थी। लेकिन 1904 से अगस्त कॉम्टे, चार्ल्स फूले ने, अगस्त कॉम के अनुयायी थे, उन्होंने बात की कि समाज के अंतर्गत हमको सामाजिक समूह का अध्ययन करना चाहिए। समाजशास्त्र में जब तक हम समूह का अध्ययन नहीं करेंगे, समूह की विवेचना नहीं करेंगे, हम समाज को नहीं समझ सकते, समाज को नहीं जान सकते। तो चार्ल्स फूले ने शुरुआत की थी। उसी के आधार पर हम देखते हैं सामाजिक जीवन में इसका क्या महत्व है। समूह को के महत्व को अपन कुछ बिंदुओं पे समझते हैं। जैसे ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जन्म से ही व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्रवृत्ति रहती है कि वो उसकी आवश्यकताएं रहती है, वो चाहता है हम ये मिल जाए, जैसे भूख प्यास, ये सब ये अकेले हम पूरी नहीं कर सकते। आपको अगर भूख लगी है, आपको अकेले आप अपनी भूख कुछ दिन कर सकते हैं, लेकिन आपको खाना भी बनाना है, ऑफिस भी जाना है, फैक्ट्री भी जाना है, पढ़ाई भी करना है, तो एक आपके परिवार के सदस्य लोग मिलके आपकी भूख, आपके लिए भोजन तैयार करते हैं, मदद करते हैं। ये अध्ययन अध्यापन तो हमारी मूलतः आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हमने टीचमेंट समूह बनाया, तो देखिए टीचमेंट समूह के माध्यम से हम समाजशास्त्र की कक्षाएं ले रहे हैं, समाजशास्त्र के विषय की चर्चा हो रही है, की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। दूसरी चीज सामाजिक नियंत्रण। समूह क्या करता है? व्यक्ति के ऊपर कंट्रोल रखता है, सामाजिक नियंत्रण रखता है। आपने देखा होगा समूह के सभी सदस्य आपस में समानता के व्यवहार रखते हैं। हम लोग आपस में झगड़ा नहीं करते, हम लोग असमानता के व्यवहार नहीं रखते, समान व्यवहार, समान बातचीत रखते हैं। तो इससे देखिए समूह में एक नियंत्रण बनता है। जब समूह में नियंत्रण बनता है, समूह के लोग जब नियंत्रित हो जाते हैं, तो समाज का पूरा समाज नियंत्रित हो जाता है। अगर कई बार आपने देखा होगा समाज में अव्यवस्थाएं फैलती हैं, उन अव्यवस्थाओं को समूह के सदस्य लोग, कुछ लोग आगे आते हैं और वो अव्यवस्थाओं का निराकरण कर देते हैं और समूह में डिस्प्यूट होने से रोक लेते हैं। एक और इसका महत्व है संस्कृति का विकास। समूह क्या करता है? अपनी संस्कृति को विकसित करता है। जैसे टीचमेंट समूह बनाया, ये टीचमेंट लर्निंग ग्रुप जो है ये बना। अब आप अपने साथियों से चर्चा करेंगे तो सेकेंड ईयर के बच्चे बोलेंगे सर हमारे लिए भी बना दीजिए, थर्ड ईयर के बच्चे बोलेंगे हमारे लिए बनाइए, और इस तरह से आप देखिए एक दूसरे से हमारी संस्कृति आगे बढ़ती जाएगी। मैंने आपको कुछ बताया, आप अपने साथियों को बताएंगे, आप उनके साथी दूसरों को बताएंगे। तो ये सांस्कृतिक विकास जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को अपने आप होता है, और ये समूह ही करता है। हमारे यहाँ जितने भी आज हमारे जो रीति रिवाज, परंपराएं, धर्म, प्रथा, रूढ़ियां हैं, ये सब समूह के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी आते जाए। हमारे पूर्वजों ने जो करा, उन्होंने अपने बात के अपने बच्चों को दिया, उन्होंने अपने बच्चों को दिया, उनसे हमको, मतलब एक एक पीढ़ी के बाद स्टेप बाय स्टेप वो अग्रसित होती जाती है। इसलिए कहा गया कि सामाजिक समूह संस्कृति का विकास करता है, संस्कृति को डेवलप करता है। एक और महत्व है व्यक्ति का सामाजिकरण। व्यक्ति जब पैदा होता है वो एक सिर्फ जैव की प्राणी रहता है। मांस का एक पिंड होता है, उसमें हाथ पैर नाक मुंह सब रहते हैं, और उसको वो बायोलॉजिकल प्राणी के रूप में जानते हैं, हम जैव की प्राणी के रूप में जानते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स होता है। अब जन्म से लेके आज तक व्यक्ति को जैसे जैसे विकास होता जाता है, उसकी शारीरिक विकास होता है, शरीर उसका बड़ा होता जाता है, वो उसके साथ साथ जरूरी है कि उसको सामाजिकता भी सिखाई जाए। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो रहते हैं, 1.5-2 साल के बच्चे, तब तक उनको सभी प्यार करते हैं, उनको किसी भी चीज के लिए टोका टाकी नहीं की जाती, वो कुछ भी करते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन 2 साल की उम्र के आते आते हम उसको माँ पिता घर के लोग उसको सिखाने का काम शुरू कर देते हैं।
आपने देखा होगा बच्चे कहीं भी टॉयलेट कर देते हैं, 2 साल की उम्र आते आते उसको सीख दी जाती है, शौच क्रिया पहले उसको सिखाई जाती है कि आप यहाँ करेंगे, आप हो तो बताइएगा, कहीं भी नहीं करेंगे, कपड़ों में नहीं करेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार बताया जाता है, बच्चा फिर समझ जाता है कि ये करना गलत काम है। फिर वो बोलचाल उसको सिखाया जाता है, बोलने का तौर तरीका सिखाया जाता है। अभी शुरुआती दौर में वो कुछ भी बोलता है, उसका बचपना समझ के उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे 5 साल की उम्र के आते 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 हम उसके बोलने के तौर तरीके पे कंट्रोल करने लगते हैं, उसको मनाने लगते हैं। घर से सीखता है, खेल समूह में आता है, खेल समूह अपने पड़ोसियों के साथ जाता है, तो आपसी लेन देन विकास की बात करता है। फिर स्कूल में आता है, स्कूल में बहुत सी चीजें उसको सिखाई जाती हैं, बैठने का तरीका, खड़े होने का तरीका, बोलने का तरीका, आपस में बातचीत करने का तरीका, दोस्ती, ये सारी चीजें स्कूल में उसको सिखाई जाती हैं। स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद मैरिज, मैरिज के बाद धीरे धीरे अपने कार्यक्षेत्र में जाता जाता है, और व्यक्ति जैसी परिस्थितियां होती उन परिस्थितियों के अनुरूप उन अपने व्यवहार करने लगता है। जैसे लास्ट ईयर कोविड आया था, तो सरकार ने लोगों को सामाजिकृत किया। सरकार ने सामाजिकृत किया कि आप लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना है, लोगों से 1-2 गज की दूरी रखना है, हाथ नहीं मिलाना है, किसी से अगर हाथ मिलाते हैं तत्काल सैनिटाइजर या साबुन से अपने हाथ धोना है, मुंह को अपने ढक के रखना है, किसी के भी संपर्क में नहीं आना है। तो ये उन्होंने एक सामाजिकरण की सीख दी, और आप देखिए उस सामाजिकरण सीख के कारण ये हुआ है कि हमारे यहाँ मृत्यु दर बहुत कम हो गई। विदेशों में जिस तरह से कोरोना कोविड-19 का जो असर हुआ था, उतना असर भारत में नहीं हुआ। तो व्यक्ति को सामाजिकृत करने का, व्यक्ति को सोशलाइज करने का काम समूह करता है। ये सामाजिक संगठन का आधार है। किसी भी समाज का संगठन जो होता है, कई समाज जो है छोटी छोटी इकाइयों, छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनता है। समाज कई इकाइयों में विभाजित होता है, उसकी कई इकाइयां आती छोटी छोटी, उन सबसे मिलकर बनता है। और ये जो छोटी छोटी इकाइयां एक दूसरे के साथ परस्पर रूप से संबद्ध होती हैं, और उससे बनता हमारा एक व्यवस्थित समाज का निर्माण बनता है। उस व्यवस्थित समाज के निर्माण में ये छोटी छोटी इकाइयां जो मिलती हैं, इनके द्वारा जो समाज का निर्माण होता है, ये छोटी छोटी इकाइयां मिलकर जो बनाती हैं, उसी से समाज बनता है। और ये जो है संगठन, ये समूह के माध्यम से ही संगठन बनते हैं। ये छोटे छोटे समूह के माध्यम से संगठन बनते हैं। ये है सामाजिक जीवन में समूह का महत्व। तो अब अभी तक हमने समूह की परिभाषा, समूह की विशेषता, समूह की प्रकृति और समूह का महत्व देखा। अब समूह के प्रकार देखते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 1904 में सबसे पहले चार्ल्स फूले ने बताया था कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमको समूह का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अकेला नहीं रहता है, व्यक्ति समूह में रहता है, और व्यक्ति की जो अलग अलग समूह है, उन्हीं अलग अलग समूह को हम अध्ययन करके समाज को समझ सकते हैं, समाज को जान सकते हैं, समाज को पहचान सकते हैं। तो 1904 में चार्ल्स फूले ने बताया था कि सामाजिक समूह क्या है, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, और उसी के तहत उसने कहा था कि 2 प्रकार के समूह। उसने पहले प्राथमिक समूह की बात की, कुछ दिन बाद उसने कहा इसका अपोजिट सेकेंडरी या द्वितीयक समूह होता है। तो प्राथमिक समूह को फूले ने कहा था कि प्राथमिक समूह से तात्पर्य मेरा उन समूहों से है जिनकी विशेषताएं, संबंध, सहयोग और घनिष्ठ होते हैं। इसमें घनिष्ठता होती है, संबंध होते हैं, सहयोग होता है, और ये आकार में छोटा होता है और बहुत ही क्लोज होता है। जिन्सवर्ड ने कहा था आमने सामने का समूह कहा। उसने जिन्सवर्ड ने प्राथमिक समूह को आमने सामने का ग्रुप, एक दूसरे के साथ का ग्रुप बनाया। बोले जब व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपने व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होता है और एक दूसरे के समान व्यवहार करता है, तो वो एक समूह के सदस्य बन जाते हैं। कि मॉलेन कहते हैं इसमें संपर्क बहुत घनिष्ठ होते हैं और सभी व्यक्ति एक समान, एक केंद्र बिंदु होता है जिसके तहत व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। तो प्राथमिक समूह को जो है चार्ल्स फूले ने जो बताया कि इसमें सदस्य संख्या सीमित होती है, इसमें सदस्यों के पारस्परिक घनिष्ठ संबंध होते हैं, स्थायी संबंध, इतने स्थायी संबंध होते हैं कि घनिष्ठता अपने आप बढ़ जाती है। क्षेत्रीय निकटता होती है, आप कोई बहुत बड़ा क्षेत्र नहीं होता, क्षेत्र की दृष्टि से सीमित रहता है। निरंतर संबंध होते हैं, समूह के जितने जो सदस्य हैं इनके बीच में निरंतर संबंध होते हैं। समान उद्देश्य होते हैं, स्वाभाविक संबंध होते हैं, इसमें व्यक्तिगत संबंध होते हैं, समान उद्देश्य। जैसे परिवार सबसे प्राथमिक समूह की इकाई है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे, सबका एक समान उद्देश्य होता है। परिवार में माता पिता, भाई बहन, बच्चे, सबका एक समान उद्देश्य होता है, कोई अलग अलग उद्देश्य नहीं होते।
स्वाभाविक संबंध होते हैं। परिवार में देखिए सभी सदस्यों के स्वाभाविक संबंध है। परिवार में किसी प्रकार का दिखावा नहीं होता। जैसे दूसरी जगह हम दिखावा करते हैं ना, ऑफिस वगैरह में क्या होता है, हमारा बॉस आता है तो हम तत्काल खड़े हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, इस टाइप से। वो भी ऐसे पूछता है कैसे हैं। लेकिन बाकी हमारे संबंध दिखावे के रहते हैं। हम उसके सामने अच्छा बनने का प्रयास करते हैं, जिससे बॉस के सामने हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे। लेकिन ये स्थिति आप परिवार में नहीं करते। परिवार में आपको अपने पिताजी के सामने अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करना पड़ती। ना ही पिताजी आपसे अपेक्षा करते हैं कि मेरा बेटा मेरे सामने अच्छा बने, और पिताजी भी सामान्य तौर पर उसके साथ रखते हैं माता पिता। ये स्वाभाविक संबंध होते हैं, व्यक्तिगत संबंध होते हैं। प्राथमिक समूह के संबंध जो हमारे व्यक्तिगत होते हैं, मतलब एक व्यक्ति के अभाव को दूसरा व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। जैसे परिवार में माता पिता जो हैं, तो अगर पिताजी के देहांत हो गया तो पिताजी की भूमिका या पिताजी की कमी को दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। जबकि द्वितीय समूह में स्वाभाविक संबंध नहीं होते। वो दूसरी है, आज प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफर हो गया, दूसरा आदमी प्रिंसिपल बन जाएगा। पर घर में ऐसा नहीं होता। पारस्परिक संबंधों का साथ होना। प्राथमिक समूह के जितने भी सदस्य हैं, ये मूलतः आपस में एक साथ होते हैं, मीन्स होते हैं, अर्थात स्वार्थ में नहीं होते हमारे संबंध। आपने देखा होगा माता पिता भाई बहन के संबंध कोई स्वार्थ नहीं है, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सहयोगपूर्ण संबंध रहते हैं। आपकी क्लास में जैसे आप लोग हैं, संबंध है, तो आपके स्वार्थ वाले संबंध है कि इनसे पता चल जाए कि क्या नोट्स बने, नोट्स मिल गया, उसके बाद हमारे संबंध खत्म। तो ये परिवार में ऐसा नहीं होता। प्राथमिक समूह सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि प्राथमिक समूह के माध्यम से लोगों को संस्कृति आचार विचार सिखाया जाता है, और ये आचार विचार संस्कृति जो है व्यक्ति को प्रेरित करती है, उनके संबंधों को महत्वपूर्ण बनाती है। ये क्या करता है, सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करता है, व्यक्ति में सद्गुणों का विकास करता है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है, नियंत्रणकारी होता है। ये प्राथमिक समूह है। इसका आकार बहुत छोटा होता है। ये मूलतः कम से कम 2 तो व्यक्ति होना चाहिए, 2 से 10, 15, 20, 25 से ज्यादा बड़ा नहीं होता है। इनके संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं। इनके संबंध क्या है, कंधे से कंधा टकराने वाले संबंध है। प्राथमिक समूह में कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई व्यक्तिगत हित नहीं होते। प्राथमिक समूह में दिखावे की प्रवृत्ति नहीं होती है। प्राथमिक समूह आत्मीयता से उत्प्रोत। और ठीक इसका उल्टा, इसका अपोजिट अपन कर दें तो वो द्वितीय समूह हो जाता है। चार्ल्स फूले ने कहा कि प्राथमिक समूह का उल्टा कर देंगे अपन, वो द्वितीय समूह। अर्थात जैसे प्राथमिक समूह का आकार छोटा है, द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। इसमें 2 तो व्यक्ति हो, इसमें अनगिनत व्यक्ति हो सकते हैं। इसका क्षेत्र सीमित होता है प्राथमिक समूह का, द्वितीय समूह का क्षेत्र असीमित हो जाता है। तो वो अलग अलग जो परिभाषाएं दी हैं द्वितीयक समूह की, रॉबर्ट बीरस्ट्रीट कहते हैं वे समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। अर्थात समाज के वे समूह जो प्राथमिक नहीं है द्वितीयक कराएंगे। चार्ल्स फूले कहते हैं द्वितीयक वे समूह है जिसमें घनिष्ठता का पूर्ण अभाव होता है। प्राथमिक समूह तो घनिष्ठता से ओतप्रोत होता है, लेकिन कूले कहते हैं द्वितीयक समूह वो है जिसमें घनिष्ठता का अभाव होता है, अर्थात उन सभी विशेषताओं का अभाव होता है जो प्राथमिक समूह में होती है। प्राथमिक समूह के जैसे औपचारिक संबंध होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होना चाहिए, आकार छोटा होना चाहिए, सीमित दायरा होना चाहिए, घनिष्ठता होनी चाहिए। ये सारी चीजें द्वितीयक समूह में नहीं होती। आगमन और निम्फाव कहते हैं वे समूह जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं, अर्थात वे समूह जो घनिष्ठता की कमी अनुभव करते हैं द्वितीयक समूह कहलाते हैं। अब द्वितीयक समूह क्या है, आकार बड़ा होता है, इसकी कोई सदस्य संख्या निश्चित नहीं, 2 तो होंगे कम से कम, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। आकार बड़ा होता है, जैसे राजनीतिक दल हुए, श्रम संघ हुए, ये सब कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन सबकी सदस्य संख्या असीमित है, बढ़ती जा रही है, छात्र संघों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज अप्रत्यक्ष संपर्क, इसमें प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। जैसे परिवार में आप देखिए प्रत्यक्ष संबंध होता है, माता पिता भाई बहन बच्चों के प्रत्यक्ष संबंध है। द्वितीयक समूह में संबंध प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष होते हैं। मेरे संबंध मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री कहते हैं मेरे प्रदेश के भाइयों बहनों, है ना, मामा बने, भांजे भांजियों कहते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है ना, उनने आपको अपना भांजा भांजी बना लिया, क्योंकि द्वितीयक समूह है ना। द्वितीयक समूह में हम भी कहते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे परिचित हैं, लेकिन कोई अगर बोले कि चलिए मिला दीजिए, तो हाँ अभी मैं बात करता हूँ, मिला नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं, हम जानते हैं, वो हमको जानते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं जानते, अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये कराते हैं अप्रत्यक्ष संपर्क। अब व्यक्तिगत संबंध, इसमें व्यक्तिगत संबंध नहीं होते,
आपने फैक्ट्री में देखा होगा, फैक्ट्री में श्रमिक जो कर्मचारी हैं आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते, लेकिन उनके व्यक्तिगत संबंध नहीं होते। उनके व्यक्तिगत, बाजार में हमारा आना जाना है, दुकानदार आपको 1 दिन 2 दिन उधारी दे देगा, लेकिन बाद में फिर आपके ऊपर चढ़ने लगता है, उसके संबंध बिगड़ते हैं। अगर आपने 1 महीने की उधारी कर ली और 1 महीने में आपने पैसा नहीं दिया, तो वही दुकानदार जो आपको बैठाल के चाय पिलाता था, पानी पिलाता था, आपसे बात करना बंद कर देगा, आपको सामान देना बंद कर देगा, बोले पहले पुरानी उधारी चुकाइए फिर करेंगे। ये अवैयक्तिक संबंध है, इसमें व्यक्ति का कुछ नहीं है। औपचारिक, यहाँ संबंध जो है औपचारिक, नियम कायदे कानून से बंधे। आपके मुख्यमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन जब आप नौकरी के लिए आते हो, मुख्यमंत्री कहता है कि भाई वैकेंसी नहीं है, मैं आपको नहीं कर सकता। वो कहता है मैं इस नियम से बना हूं। विशिष्ट उद्देश्य, द्वितीय समूह की स्थापना किसी खास उद्देश्य, जैसे आर्थिक हित है तो आर्थिक हित की पूर्ति के लिए आर्थिक समूह बन गया। विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के लिए कर दी गई, शैक्षणिक उद्देश्यों की। तो कुछ खास उद्देश्य होते हैं, विशिष्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को लेके, स्पेसिफिक गोल को लेके द्वितीय समूह बनाया जाता है। इनके उद्देश्यों में भिन्नता होती है। द्वितीय समूह का आकार बड़ा होने के कारण इसमें अलग अलग व्यक्ति रहते हैं और सबके अपने अलग अलग उद्देश्य होते हैं। अलग अलग उद्देश्यों के कारण ये अलग अलग प्रकार से, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों की पूर्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। प्राथमिक समूह में प्रतिस्पर्धा नहीं होती, द्वितीय समूह में प्रतिस्पर्धा होती है। ये स्वेच्छा से स्थापित होता है। द्वितीय समूह स्वेच्छा से, हमारी इच्छा है तो हम इसमें जुड़ गए, कल उसमें जुड़ जाएंगे। अब प्राथमिक द्वितीय समूह में बेसिक अंतर देखिए। प्राथमिक समूह के जो संबंध होते हैं बिल्कुल आमने सामने के संबंध होते हैं। आपने घर में देखा होगा, माता पिता भाई बहन के बिल्कुल आमने सामने के संबंध। द्वितीय समूह जैसे राज हुआ, है ना, राज हुआ, कर्मचारी संघ हुआ, इनमें आमने सामने के संबंध नहीं होते, इनमें पीठ पीछे के संबंध होते हैं, आमने सामने के नहीं होते। प्राथमिक समूह के संबंध बिल्कुल प्रगाढ़ होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। द्वितीय समूह के संबंध टच एंड गो वाले होते हैं। हमने बचपन में दौड़ करी होगी ना, कि उधर पे जलेबी लगी, जलेबी दौड़ होती है, उधर पे एक रस्सी में जलेबी बांधी और यहाँ से दौड़ते हैं कि जो जाएगा जलेबी को खाके तत्काल यहाँ जाएगा, उसको भी जीता माना जाएगा। तो कई बार ये रहता है उस पेड़ को छू के आपको लौटना है। अब आप जो धावक रहते हैं उनसे पूछा जाए कि वो पेड़ किसका था, तो कोई आम का पेड़ बताएगा, तो कोई इमली का पेड़ बताएगा, पता चला वो पीपल का पेड़ था, क्योंकि उनको उद्देश्य था खाली पेड़ को टच करके वापिस आना। तो द्वितीय समूह के संबंध भी टच एंड गो वाले होते हैं, छुओ और जाओ वाले होते हैं। प्राथमिक समूह के संबंध ऐसे नहीं होते। आकार छोटा होता है, द्वितीय समूह का आकार बड़ा होता है। द्वितीय समूह में व्यक्तिगत स्वार्थ होता है। मुख्यमंत्री आपसे संबंध रख रहे हैं, क्यों? कि आपको आपका वोट चाहिए। प्राथमिक समूह में ऐसा नहीं होता। तो ये आज हमने आपके साथ चर्चा की समूह के बारे में। समूह किसे कहते हैं, समूह का अर्थ क्या है, समूह की प्रकृति क्या है, समूह की विशेषता क्या है, समूह का महत्व क्या है, समूह के प्रकार क्या है। तो आप लोग बच्चों को इकट्ठा करिए अपने साथ के, है ना, तो आपकी ये क्लासेस पूरी होती रहेगी और अधिक से अधिक आपका फायदा होगा, क्योंकि अब परीक्षा आने वाली है, तो आप और भी बच्चों को इसमें जोड़ने का प्रयास करिएगा।